चलिए ध्यान देंगे, शांत रहिए। हम लोग जो है पूरा कल हम पिछले क्लास में पूरा केमिस्ट्री देख लिए थे। आज हम लोग पूरा जो है फिजिक्स को खत्म करेंगे, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, है ना। एक बार में सब क्लियर। अगर जो फिजिक्स में देखें तो पहला जो अध्याय है वो पहला अध्याय है आपका प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का क्या? प्रकाश का प्रवर्तन, उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन को तो हम लोग समझेंगे ही, लेकिन इसमें जो है पहले कुछ बात को, कुछ शब्द को समझ लें कि जैसे प्रकाशीय स्रोत जो प्रकाश देता है उसे प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। जैसे ये आपका बोर्ड प्रकाश दे रहा है, प्रकाशीय स्रोत है। लेकिन प्रकाशीय स्रोत और प्रदीप्त आदित्य पिंड में से उतना नहीं पूछता। यहां से अगर जो पूछता है तो आपसे पूछेगा कि चंद्रमा कैसा पिंड है, तो चंद्रमा आदित्य पिंड है। कैसा है? इसका खुद अपना प्रकाश नहीं है। उसके बाद यदि यहां से पूछता है तो पूछता है कि अपसारी का मतलब क्या है, तो अपसारी अपसारी का मतलब हो जाता है, अपसारी का मतलब फैलना, अपसारी का मतलब फैलना। और अभिसारी का मतलब हो जाता है सिकुड़ना, अभिसारी का मतलब सिकुड़ना। फिर उसके बाद दर्पण आया था। दर्पण में हम लोग जाने थे कि गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार के, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ये था। लेकिन यहां से उतने सवाल को नहीं उठाता। सवाल उठाता है तो प्रतिबिंब से सवाल उठाने तैयार कर देता है, प्रतिबिंब से सवाल पूछना चालू कर देता है। और प्रतिबिंब से हम लोग देखेंगे बहुत बेहतर तरीका से, जिसमें आप हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब से कैसा सवाल करता है। तो प्रतिबिंब से आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्ट कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताइए। तब वास्तविक का काल्पनिक में अंतर देखेगा तो वास्तविक में बताए थे कि वास्तविक जो प्रतिबिंब होते हैं ये किरणों के वास्तविक कटान से बनते हैं। जो वास्तविक कटान होता है, जैसे दो तरह की रेखाएं होती है, जैसे आप देखोगे तो यहाँ पर देखो इसमें दिखाई देगा, तो ये जो लाइनें हैं ये वास्तविक है और ये जो लाइनें है कौन सी है? काल्पनिक है। डॉट डॉट में हो तो कौन सी है? काल्पनिक। और पूरा सीधी रेखा में हो तो क्या है? वास्तविक। तो वास्तविक किरण से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक कटान से कुछ बनता है? काल्पनिक किरण बनता है। यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है कि किरणों के वास्तविक कटान से बनता है कौन? वास्तविक प्रतिबिंब। किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है कौन? काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? उल्टा। दिमाग में सेट रखना, हमेशा क्या बनता है? उल्टा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? सीधा। उसके बाद यह दर्पण के सामने बनता है। अगर जो हम अवतल दर्पण की बात करें तो बिल्कुल इधर बनता है सामने, और सामने बनता है कैसा? वास्तविक। और पीछे बनता है कैसा? काल्पनिक। हमने लिखा कि दर्पण के पीछे बनता है कौन? काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतार सकते हैं। पर्दा पर उतारने का मतलब उसे फ्रेम में सरिया सकते हैं। सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल में देखना कि प्रोजेक्टर के माध्यम से देखा भी रहता तो कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब है। और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतार सकते। काल्पनिक मतलब कल्पना है, वो हकीकत में नहीं है, तो वो काल्पनिक होता है। उसके बाद यदि हम लोग आगे चले तो आगे दोनों में हम समझा रहे हैं कि वास्तविक और काल्पनिक क्या है। तो जैसे यहां से हम देख रहे हैं, यहां से हम देख रहे हैं और यहां से ये व्यक्ति खड़ा है, ये व्यक्ति खड़ा है, तो इसका प्रकाश दर्पण पर आया और दर्पण से हमारा पड़ेगा क्या? आंख पर, आंख पर है। तो वास्तविक आदमी इधर है, वास्तविक आदमी इधर है, लेकिन हमारा दिखाई दिया तो दर्पण में क्या है? पीछे खड़ा। तो पीछे है नहीं। जैसे हम लोग तस्वीर देखते हैं तो लगता है कि पीछे है, तो क्या पीछे थे? नहीं, आगे थे। तो वो जो पीछे कल्पना करवा रहा है वो कच्ची है, काल्पनिक है। और जो इधर है ये वस्तु है, जिसका ओरिजिनल इमेज यहाँ हमारे नेत्र जो है यहाँ बन रहा है, नेत्र पर बन रहा है, लेकिन काल्पनिक बना रहा है कहाँ? दर्पण के पीछे। इस चीज को ध्यान रखना। उसके बाद यदि हम लोग आगे चले आगे तो अवतल दर्पण का उपयोग आपसे पूछता है। और अवतल दर्पण के उपयोग बताए थे कि हजामत बनाने में करते हैं, सर्च लाइट और वाहनों के हेडलाइट में करते हैं, सौर भट्टी में करते हैं, रोगियों के नाक कान गला आदि के जांच में करते हैं। लेकिन वैसे पूछेगा तो आराम है ही कि आप बना दोगे, लेकिन समस्या इसमें कर देता है कि हजामत बनाने में क्यों करते हैं।
तो हजामत बनाने में इसलिए करते हैं कि यह सीधा बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। यदि शेविंग हुई है और कहीं पर एक आध बाल छूट गया है तो आसानी से उसको देखकर हटाया जा सकता है। तो बड़ा बनाने की वजह से इसको हम बनाते हैं कोची में, हजामत बनाने में इसका उपयोग करते हैं। अगला है सर्च लाइट में। सर्च लाइट मतलब कोची, सर्च मतलब खोजना, लाइट मतलब जिससे आप खोज रहे हैं, तो मतलब टॉर्च, मतलब क्या, टॉर्च। टॉर्च में जो लगाते देखना कि टॉर्च, टॉर्च को जब खोलेंगे तो आगे वो कटोरा टाइप का निकलेगा, एकरे में बोलवा लगा रहता है। तो ये जो लगा हुआ है ना, कोई और नहीं कोची है, अवतल दर्पण है। ठीक है, तो सर्च लाइट में, वाहनों के हेडलाइट में, सौर भाटी में लगाते हैं कोची, अवतल। लेकिन क्यों लगाते हैं, तो क्योंकि यह इसमें पाया जाता है कौन सा गुण, अभिसारी गुण। अपसारी नहीं, अभिसारी। अभिसारी मतलब एक सीधी रेखा में भेजना, तो एक सीधी रेखा में भेजने का काम करता है कौन, अवतल, इसीलिए इसका उपयोग करते हैं। रोगियों के नाक कान गला आदि, जिसको हम लोग कान को, नाक कान गला आदि के जांच में हम लोग यहाँ पर करते हैं। जैसे गला में कोई खराश आयल है तो कैसे देख रहे डॉक्टर के पास एक उपकरण होते हैं जो हमने दिखाया था कि चम्मच टाइप का होता है, उसमें प्रकाश को भेज देता है कहाँ, गला में, कान में, जहां पर दिक्कत परेशानी है, और आसानी से उसका इलाज कर देता है। मुंह फाड़ के यहाँ पे नहीं देख पा रहा है कि यहाँ पे कैसा चीज है, जख्म है, फुंसी है, क्या है, तो बगल में वो चम्मच टाइप के उपकरण डालेगा, जगह में दर्पण लगा रहेगा अवतल, वहां से आसानी से वो देख लेता है। तो ये चीज हम लोग उपयोग वहां पर करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं, तो क्योंकि इसमें पाया जाता है कौन सा गुण, अभिसारी गुण। तो अभिसारी गुण पाने के कारण चिकित्सा के क्षेत्र में करते हैं, अभिसारी गुण पाने के कारण वाहनों के हेडलाइट और सर्च लाइट में करते हैं, और काल्पनिक और सीधा बनाने के कारण कुछ बनाते हैं, हजामत बनाने में करते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। अगला उत्तल का उपयोग। तो उत्तल का उपयोग हम लोग शोरूम, बस आदि में यात्रियों के निगरानी में करते हैं। जैसे देख रहा है ड्राइवर साहब के सामने वो शीशा लगा रहता है बसवा के अंदर, बसवा के बाहर नहीं, बसवा के अंदर। या टेम्पो में जब बैठेगा, टोटो में बैठेगा, तो देख रहे ड्राइवर के जस्ट कपड़ा पर वो लगा रहता है, वो कहा है ना, ताकि पीछे जो यात्री होगा क्या कर सके, देख सके। ठीक है, कौन केकर पैकेट मार रहा है वो आसानी से दिखाई देगा, है ना। तो ये तो शोरूम, बस और शोरूम, शोरूम कहने का मतलब क्या, कोई बहुत दुकानों में भी इसका प्रयोग करते हैं। आज सीसीटीवी कैमरा के जमाना है, पहले जब नहीं था तो लंबा दुकान लग गया है, उसके सामने जो इधर दिया मुंह करके बैठा है दुकानदार, अरे वो बड़ा सा ऊपर कपार पर लगा दिया है कोची, शीशा, और शीशा उत्तर, और जितना भी आदमी एक में सामान खरीद रहा है सबको देख रहा हुआ, कौन कैसे कैसे ले रहा है, क्या कर रहा है, और धोखा से थैलवा में डाले के बजाय पैकेटवा में डाल दिया है, तो नहीं कुछ बोलेगा। लेकिन अगर जो डाले डाले बाहर निकल जाएगा तब बोलेगा कि भैया लगा धोखा से झोलवा की जगह पैकेटवा में डाल लू, पैसा तो नहीं दे दे, न्याय भाई करेगा, दो चार फट्टा मारेगा तो न्याय स्थिर हो जाएगा, है ना। क्या वो सब देख चुका है केकरा में, उत्तल दर्पण में। तो इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, इसका सबसे बड़का उपयोग यह है ना कि आपको बोलता है कि मोटर कार, ट्रक, बस अर्थात वाहनों में पथ दृश्य दर्पण के रूप में इसका उपयोग क्यों करते हैं। याद रखना, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं जिसको साइड मिरर कहते हैं। क्या कौन मिरर, साइड मिरर। साइड मिरर में क्यों करते हैं, क्योंकि यह छोटा, काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जिसके कारण इसका दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है। दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होने का मतलब क्या, ज्यादा एरिया में दिखाएगा, और जब ज्यादा एरिया में दिखाएगा तो इसको फायदा ही होगा, इसीलिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं कहाँ, साइड मिरर में। इस चीज को ध्यान रखना। उसके बाद बात करें तो ये जो है 1/f बराबर 1/d प्लस 1/u जो है आपका दर्पण सूत्र है, और फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या में संबंध है कि f बराबर r/2 होता है, या इसको कभी कभी ऐसा भी देता है कि r बराबर क्या 2f। और जैसा हम लोग अभी बना रहे थे ऑब्जेक्टिव सवाल, तो उसमें डायरेक्ट था कि दर्पण सूत्र कौन है, तो दर्पण सूत्र यह होता है, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध यह होते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। उसके बाद यदि हम लोग चर्चा करें तो अगला है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी क्या होगा। तो जैसा कि अभी पढ़े कि f बराबर क्या होता है r/2, अब r का मान कितना 20, 20 में 2 से भाग मारेंगे 10 सेंटीमीटर आएगा। कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। आराम से इसको बनाया जा सकता है। अगला बोलता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। फोकस दूरी जिसके वक्रता त्रिज्या कितना है 32, तो इसमें चलेंगे f बराबर r/2, r के मान 32/2 कितना 16 मीटर, 16 मीटर आराम से बनाया जा सकता है।
उसके बाद अब इस पर ऑब्जेक्टिव सवाल देख लेते हैं। तो पहला पार्ट से उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के गुण वगैरह पूछेगा, बस ट्रक वगैरह में क्यों करते हैं, हेडलाइट में क्यों करते हैं, सौरभट्टी में क्या करते हैं, ये सब कारण सहित आपको आता है। ठीक है। उसके बाद दर्पण सूत्र पहचानने के लिए और फोकस दूरी वक्र त्रिज्या में संबंध स्थापित करने के लिए, साथ में उसमें व्यंजक या जो है उस पर जो है आंकिक प्रश्न भी पूछता है, जो हमने अभी देखा। उसके बाद अगर चले तो किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, सब घड़ी सीधे बनाता है। तो सीधा बनाता है इसका मतलब कि काल्पनिक बनाता है ना, सीधा बनाता है। संभवतः कौन सी है, तो केवल समतल दर्पण, केवल अवतल, तो अवतल तो उल्टा भी बना देता है, और क्या बनाता है, उल्टा। उत्तल तो उत्तल भी सीधा बनाता है और समतल भी सीधा बनाता है, तो ये दोनों मारना पड़ेगा हमें। तो इसलिए डी में है कौन सी, समतल अथवा उत्तल, समतल अथवा उत्तल। अगला सवाल में चले, गोलीय दर्पण की फोकस त्रिज्या वक्र त्रिज्या में सही संबंध कौन सी है, तो F बराबर R/2। कौन सही है, ये सही है। क्या दोनों सही नहीं हो सकता है, यही गलती तो नहीं करेगा। F बराबर R/2 जब मारोगे तो क्या R बराबर 2F ना लिखा जा सका है, तो ये नहीं सही लिखा है ना। हम बार बार वार्निंग दे रहे हैं कि जे तू बेहतर तरीके से जानता है ना, गलती उसी में करेगा, वही गलती करवाएगा। कि कठिन रहेगा और तो चाहे तो छोड़ देंगे, नहीं तो सचेत होकर बनाएंगे। लेकिन जेकरा तू जानता है हड़बड़ में मार देगा, कुछ और हो जाएगा गड़बड़, तो थोड़ा सा अपने आप पर काबू बना के रखना। ठीक है। अगला हम लोग चले, तो अगला सवाल है, किस दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, तो पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं, क्या करा, तो समतल अवतल उत्तल सभी को, सभी को। ऐसे जो है उत्तल और समतल होता है, लेकिन अवतल भी तो काल्पनिक बनाता है, और वैसे ऑप्शन हमारा चुनना है नहीं, तो हम यहाँ पे मारेंगे कुछ सभी। सवाल के अनुसार बदलना है, ऐसा नहीं कि जो है अवतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतार सकते, उतार तो सकते क्योंकि वास्तविक बनाता है। लेकिन सवाल ये ऐसा है कि जगह में से मेरा बेबस कर दे रहा है कि चुनिए डी, हम डी चुनेंगे। ठीक है, चलो। उसके बाद आगे हम लोग चले, आगे लिखा है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। और आवर्धित के मतलब हम बताए थे कि आवर्धित मतलब बड़ा, आवर्धित मतलब बड़ा, और बड़ा और सीधा बनाता है, बड़ा या सीधा। और सीधा के मतलब हो गया कि काल्पनिक बना रहा है, यानी काल्पनिक सीधा और बड़ा बना रहा है, काल्पनिक सीधा बड़ा। और काल्पनिक सीधा कौन बनाएगा, तो अवतल तो बराबर बनाएगा, ये बनाएगा नहीं, उत्तल छोटा बनाएगा, और डी होगा नहीं। ऑप्शन कौन सही, अवतल। और वो भी वस्तु कहाँ होना चाहिए, PRF के बीच, जिसको बनाएगा कहा, दर्पण के पीछे, वही बनेगा काल्पनिक सीधा बड़ा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगला हम देखें, प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। कभी कभी सवाल इतने आसान रहे ना कि देख के मुस्कुराएगा, लेकिन कभी कभी वही मुस्कुराहट में जो है खामोशी ले आनेगा, इसे सचेत से बनाना है। कौन सा दर्पण किसी बिंब का वास्तविक एवं आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है, वास्तविक और आवर्धित मतलब बड़ा, तो वास्तविक का बड़ा दोनों बना देवे, तो वास्तविक का बड़ा कौन बनाएगा, तो वास्तविक और बड़ा तो समतल तो बराबर बनाता है, उत्तल छोटे बनाता है, अवतल तो अवतल ही, तो वास्तविक तो अवतल ही बनाता है ना, वास्तविक कौन बनाता है, अवतल, मेरा तो कोई शक भी नहीं है। अगला आगे, ये प्रकाश के परावर्तन से संबंधित था। अब थोड़ा सा प्रकाश के अपवर्तन से हम लोग सवाल देखते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन क्या कहता है, तो प्रकाश के अपवर्तन कहता है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका रास्ता क्या होता है, विचलित हो जाता है। और प्रकाश के जो विचलन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का क्या, अपवर्तन। और प्रकाश के अपवर्तन में रास्ता बदल जाते हैं, सॉरी जो है रास्ता विचलित हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा पूछेगा कि प्रकाश के अपवर्तन में क्या बदल जाता है, तो माध्यम भी बदलता है, कुछ होता है माध्यम, माध्यम भी बदलते हैं, और इसके रास्ता भी बदलता नहीं है, विचलित होता है। क्या होता है, विचलित होता है। उसके बाद प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम। प्रकाश परावर्तन के कितने नियम, 2 नियम। सबसे पहला नियम, आपतित किरण अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही जगह पर होता है, तीनों एक ही जगह पर होता है। दूसरा होता है कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। ये क्या होता है, नियतांक होता है, जिसको बताने वाले कौन थे, स्नेल, जिसको बताने वाले कौन थे, स्नेल। उन्होंने बोला था क्या
कि साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या न्यू। हम लोग पढ़े थे ना ये चीजें। प्रकाश अपवर्तन के उदाहरण, प्रकाश अपवर्तन के उदाहरण होता है कि पानी में डाला गया पेंसिल मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। पानी में बाल्टी भर पानी है, उसके तल क्या रहते हैं, उठे हुए प्रतीत होते हैं, है ना। पानी में मछली तैर रही है, पानी में मछली, तब मछली वास्तविक स्थान पर दिखाई नहीं देता है। हम बताए थे कि वास्तविक स्थान पर नहीं दिखता है, दिखता कहाँ है, वास्तविक स्थान से कुछ ऊपर और आगे दिखता है। ये जो है तालाब है, इतना दूर इसको में जो है पानी हमने डाल दिया, ये पानी है, और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई जो है एक मछली जो है तैरते हुए भाग रही है। तो जब हम बगल से खड़ा होकर जब इसको झांक रहे हैं, जब इसको एकदम नजर गड़ा के हम देख के मुस्कुरा रहे हैं, एकदम जो है बता रहे हैं कि देखो ये मछली है, जैसे इसको बता रहे हैं, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें आएगा और आएगा यह, लेकिन आने के बाद ये जो है जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन भागेगा ऐसे, और ऐसे भागेगा तो हमारा मछली यहाँ दिखाई देगा, मछली यहाँ दिखाई देगा। अरे गाँव किरण जो है यहाँ, तो ई वाला भी जो है आना चाहिए था ऐसे, लेकिन भागे ऐसे, अब मछली हमें यहाँ दिखाई देगा और मछली हमें यहाँ दिखाई देगा। यानी मछली अपने वास्तविक स्थान से, वास्तविक स्थान से आगे, वास्तविक स्थान से आगे और कुछ ऊपर दिखता है, कुछ क्या दिखता है, ऊपर। तो वास्तविक स्थान से आगे और कुछ ऊपर। और से बोले है कि मछुआरों को मछली पकड़ते समय कठिनाई क्यों हो रहा है, वास्तविक स्थान पर दिखता है कि नहीं, तो वास्तविक स्थान पर दिखाई नहीं देता, अपने वास्तविक स्थान से कुछ आगे और ऊपर। इसलिए जब मछुआरा, जब ओरिजिनल मछुआरा जो होता है, जो ढेर दिन से मछली मार रहा है, वो मछली पर जाल नहीं फेंकता है, क्या को जाल यहाँ फेंक देगा, जाल उसको ई नहीं दिखेगा, उसको ही दिखेगा, और जाल फेंक देगा यहाँ, और यहाँ जाल फेंकेगा तो मछली मुस्कुराते हुए भाग जाएगा कि लगा मछली हो, है ना, जितिया उतिया लगा हो लोग, यही भाग जाएगा। तब मछुआरे जो है ना, मछली का जो पूछ होता है ना, पूछ, ये पूछवा पर जलिया को फेंकता है, मुहमा पर नहीं, कहा कि मुहमा तो आगे हो जाएगा, लेकिन पूछा और फेंकेंगे तो इतना दूर में जलिया आ जाएगा, और इतना दूर में आ जाएगा। मछली को दिखाई देता है, ओकरा नहीं पकड़ता है, क्या को जानता है कि दिखाई देता है वो काल्पनिक दिख रहा है, और जो मछली वहां नहीं है और आगे नहीं है, वो पीछे है, तो अगर पूछिया पर जाल फेंकता है वो आराम से फंस जाएगा। लेकिन जो नैकन रहेगा वो यहाँ पर ही फेंक देता है, और यहाँ फेंकता है, मुस्कुरा के आ जाता है कि लगा मछली हो, है ना। तो लोग भी कभी कभी देखना कि बंसी से मछली पकड़ते हो, और जब साफ पानी में मछली दिख रहा है तो लोग बंसिया को कर मुंह पर लटका रहा है, और लटका के इन्होंने करा खाई था ये ना हो, अरे तो वहां मछली है ये नहीं था, मछली तो अगर पीछे है, अगर पूछिया के सामने लटकाता ना तो अगर मुंह फंस जाएगा, लेकिन लटकाता है मुंह वापस, तो मुंह तो आगे हो गए, अब मछलियां यहाँ है। तब वास्तविक स्थान से कुछ ऊपर और आगे दिखता है, इसीलिए मछुआरा को मछली पकड़ते समय कठिनाई होता है। तो मछुआरा को मछली पकड़ते समय कठिनाई होता है, किसका उदाहरण है, प्रकाश के। पानी से भरा बाल्टी का तल उठा हुआ दिखता है, पानी में डाला हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, ये सब किसका है, प्रकाश के अपवर्तन के, इस चीज को ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग समझे तो आगे हम लोग का पढ़ना था अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक में यदि हम लोग बात करें तो सबसे जो ज्यादा अपवर्तनांक होता है किसका, हीरा का, और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है 2.42, और सबसे जो कम होता है, सबसे कम वो हवा या कोची का, निर्वात का, और हवा या निर्वात का कितना, एक, हवा या निर्वात का कितना, एक। फिर उसके बाद किसका होता है, पानी का, पानी या बर्फ, अब पानी या बर्फ का कितना 1.33, फिर उसके बाद किसका होता है, कांच का, और कांच का कितना 1.5, तो कांच के 1.5, पानी या बर्फ के 1.3, और हवा या निर्वात के कितना, सबसे ज्यादा केकर, हीरा के, इस चीज को याद रखना, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो आगे हम लोग का पढ़ना है लेंस, और लेंस कितने प्रकार के, तो लेंस दो प्रकार के, ये कौन लेंस, उत्तल लेंस, ये कौन लेंस, अवतल लेंस। और कोई भी लेंस जो है वो दो गोला के मिलने से बनता है, कितना गोला के, दो गोला के मिलने से वजह से उसका केंद्र भी क्या रहेगा, फोकस भी क्या रहेगा, और जैसा कि अभी हम लोग को सवाल मिला था कि फोकस भी दूर रहेगा, और इसके वक्ता त्रिज्या क्या रहेंगे, वक्ता त्रिज्या भी क्या रहेगा, और प्रकाशीय केंद्र क्या रहेगा, प्रकाशीय केंद्र केवल एक रहेगा, और बाकी सब डबल डबल रहेंगे, चाहे उत्तल हो या अवतल,
और अगर जो लेंस की बात करें तो जब उत्तल लेंस पर प्रकाश पड़ती है तो किरणों को मोड़ देता है, किरणों को, इसीलिए उत्तल को अभिसारी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? लेकिन अवतल की बात करें तो आता है और इसको फैलाने का काम करता है, कुछ करता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी। तो याद रखना, अवतल को अपसारी, उत्तल को अभिसारी। और सारे के सारे फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या है ना, सब कितने होते हैं? दो दो होते हैं। केवल एक प्रकाशीय केंद्र एक केला होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखोगे। उसके बाद चिन्ह परिपाटी में हम लोग चले तो चिन्ह परिपाटी में आपको पता है कि कोई भी लेंस है, कोई भी लेंस है और इधर से प्रकाश आ रही है तो यदि इधर मापोगे तो कौची दिशा में कहलाएगा, कौची में? दिशा में। और दिशा में मापा गया प्लस, और इधर मापेगा तो कौची कहलाएगा? विपरीत दिशा। कौन दिशा? विपरीत दिशा। और विपरीत दिशा में मापा गया माइनस। ऊपर मापोगे तो प्लस, नीचे मापोगे तो माइनस, है ना। और वस्तु के दूरी को, वस्तु के दूरी को किससे? यू से। वस्तु की दूरी किससे? प्रतिबिंब की दूरी को, हाँ, प्रतिबिंब की दूरी को भी से, प्रतिबिंब की दूरी को भी से, अरे प्रतिबिंब की दूरी को भी से। उसके बाद फोकस दूरी को किससे? है फोकस दूरी को एफ से। वक्रता त्रिज्या को किससे? वक्रता त्रिज्या को आर से हम लोग दर्शाते हैं। ये बातें याद हुआ था? ये चिन्ह परिपाटी में हम लोग इस्तेमाल देख रहे थे कि चिन्ह परिपाटी में ये जो है विपरीत दिशा में मापेंगे तो माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, इधर प्लस। और यदि यहां से समझ में ना बात आवे तो यहाँ पर जो प्रकाशीय केंद्र है इसको क्वाड्रेंट मान लेना, इसको जो है मूल बिंदु मान लेना, इसको मूल बिंदु। और फिर उसके बाद इसको जो है एक्स बना दीजिए और इसको क्या बना दीजिए? वाई। इसको एक्स, इसको वाई। और हम लोग जानते हैं कि जिधर मापेंगे तो कोची में ऊपर मापेंगे, नीचे मापेंगे, दोनों मापेंगे। आराम से इस बात को समझ सकते हो, है ना। और यह अंकित प्रश्न और आवर्धन से संबंधित सवाल बनाने में काम हम लोग आता है। उसके बाद अगला चेक करें तो लेंस की क्षमता, और लेंस की क्षमता पर कितना सवाल होता है, मैंने बना के चेक भी किया था कि लेंस की क्षमता, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्या कहते हैं? क्षमता। किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्या कहते हैं? क्षमता। और लेंस की क्षमता को किससे? P बराबर 1/f। और 1/f में बात करें तो f जो है फोकस दूरी है, और यदि इसका SI मात्रक निकालेंगे तो 1/f फोकस दूरी का मात्रक मीटर, इसको लिखते हैं मीटर माइनस 1, मीटर माइनस 1। या इसी को नाम है क्या? डायोप्टर। इसी को क्या नाम है? डायोप्टर। तो डायोप्टर बोले, ये मीटर माइनस 1 बोले, ये सब किसका मात्रक है? लेंस की क्षमता की, लेंस की क्षमता की। और लेंस की बात करें तो लेंस की क्षमता में कई ऐसा होता है कि कभी उत्तल लेंस कभी अवतल लेंस मिला के भी बना दिया था क्षमता। तो मान लेते हैं कि एक क्षमता P1 है, एक क्षमता कुछ है P2 है, और ये दोनों मिला के बताना है तो P बराबर होता है कुछ P1 प्लस P2, P1 प्लस P2, जिसे संयुक्त लेंस की क्षमता कहते हैं। कौन लेंस की क्षमता? संयुक्त लेंस की क्षमता। इस बात को ध्यान रखोगे। उसके बाद एक बात करेंगे तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान हो सकता है, ऑब्जेक्टिव में चलेंगे तो अभी हम लोग देखे थे कि साइन आई बटे क्या? साइन आई बराबर क्या? म्यू। तो साइन ए बटे साइन ए बराबर म्यू, साइन आई। ए ऑप्शन ए ही सही है, ए सही है। उसके बाद चेक करोगे तो उसके बाद अगला है लेंस की आवर्धन होती है तो एम बराबर भी बटे यू, भी बटे यू किधर है? भी बटे यू, बिल्कुल भी बटे यू। आगे चेक करेंगे, आगे प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ये वो वाला स्लाइड चलाया है ना, यहाँ बर्तन होना चाहिए था, यहाँ बर्तन होना चाहिए था, परावर्तन हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे चेक करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का लेंस नहीं बनाया जा सकता है? तो मिट्टी को हम लोग नहीं बना सकते, बाकी सबको बना सकते हैं, है ना। अगला कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? अपसारी लेंस कौन है? तो अपसारी मतलब फैलाना, और फैलाने का काम अवतल करता है, फैलाने का अवतल, तो अवतल लेंस उत्तल मारेगा, है ना। अगला निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसका? हीरा का। किसका? हीरा का। चलो अगला देखेंगे, अभिसारी लेंस की क्षमता होती है अभिसारी, अभिसारी, अभिसारी का क्या? धनात्मक ऋणात्मक। तो अभिसारी कहते हैं केकरा? तो अभिसारी कहते हैं उत्तल को।
क्या कहते हैं, उत्तल को। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी और वक्रता तेज यह सब प्लस होता है, तो धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक, याद रखोगे। अगला, 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी, तो 1 मीटर वाला के 1 डायप्टर हो जाएगा, 1 डायप्टर। ठीक है। अगला, अगला, किस लेंस की आवर्धन ऋणात्मक है, इसका क्या अर्थ है ना। ऋणात्मक का मतलब होता है, बताए थे कि ऋणात्मक मतलब वास्तविक, या तो मतलब, और वास्तविक उल्टा बनता है, तो प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा, प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा, प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा। अगला है, लेंस सूत्र के लिए सत्य है, कौन लेंस सूत्र है, कौन सही है ना। हाँ, ऑप्शन ए ही सही है। ऑप्शन है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यानी भी में से यू जाना चाहिए था, भी में से यू जा रहा है, ये तो बराबर कर दिया है। ई वाला में बात करोगे तो यू में से भी होगा, नहीं अच्छा, ये सही नहीं है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, अरे ये तो सही है, ये कैसे सही है, इसको जब होने ले जाओगे तो ये माइनस में ना जाएगा। और यही बात यहाँ उल्टा करके लिखा है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f लिखा हुआ, उल्टा लिखा हुआ है, तो यही ना। ये वाला करवा तो ये नहीं, प्लस में तो माइनस में, लेकिन ये तो माइनस में जाएगा, काम घबरा जाएगा। ठीक है। अगला, अगला, अब हम लोग चलते हैं, ये प्रकाश का बर्तन था, तो कितनी छोटी छोटी बातें हैं जो पूरी आपको पाठ को कवर कर रहा है, सही से समझेगा, एग्जामिनेशन में आराम रहेगा, नहीं तो फिर जो है तड़पित रहना। अब हम लोग चलते हैं मानव नेत्र के बारे में। तो मानव नेत्र के बारे में सबसे पहले कुछ बात को सीख ले कि मानव नेत्र लगभग क्या होता है, गोलाकार होता है। नेत्र में प्रोटीन की बनी कुछ होता है, उत्तल लेंस, जो लेंस लगा रहता है उस लेंस की अपवर्तनांक लगभग कितना होता है, 1.44 होता है। ठीक है। वैज्ञानिक रोजर क्लार्क के अनुसार नेत्र लगभग कितना मेगापिक्सल के पाए जाते हैं, अरे 576 मेगापिक्सल के पाए जाते हैं। ठीक है। मानव नेत्र का द्रव्यमान लगभग कितना होता है ना, तो लगभग 7.5 से 8 ग्राम तक, लगभग 7.5 से 8 ग्राम तक ये पाए जाते हैं। ठीक है। अगला, महिलाओं की तुलना में पुरुष का आंख थोड़ा ज्यादा भारी होता है, महिलाओं की तुलना में पुरुष का आंख थोड़ा ज्यादा भारी होता है। नेत्र करोड़ों वर्णों के बीच का अंतर देख सकता है, ये इतना पावरफुल है कि करोड़ों रंग देख सकता है। ठीक है। नेत्र हम लोग के 2 दिए गए हैं, ये 2 का फायदा क्या है, तो फायदा एक ये है कि एक आंख से दृष्टि क्षेत्र कितना होता है, 150, कितना 150, और 2 आंख से कितना जाता है, यानी 2 आंख से बिल्कुल सामने 180 तक देख सकते हैं, लेकिन एक आंख कितना क्लियर करता है, 150 तक। एक नेत्र संसार को चिपटा और द्विविमीय दिखाई देगा, बीच में जो है ऐसे रख के ऐसे देखेगा, आई बार से देखा तो कभी इधर भागित रहता है, लेकिन दोनों आंख से देखेगा तो संतुलन में दिखेगा। ठीक है। तो द्विविमीय दिखाई देता है एक आंख से, लेकिन दोनों आंख से त्रिविमीय को देख सकते हैं। अगला, 2 नेत्र द्वारा संसार की वस्तुओं को तीसरी बीमा को भी क्या कर सकते हैं, यानी 3D भी हम लोग देख सकते हैं, केरा से 2 आंख से, एक आंख से दिखाई नहीं देगा, ताकि 180 डिग्री तक क्लियर करेगा। ठीक है। उसके बाद अगला हम लोग बात करें तो बहुत सारे पक्षी और जानवरों का नेत्र विपरीत दिशाओं में होता है, जैसे जो पक्षी होते हैं इसके कपार पर आंख होता है, अरे वो इधर होता है, और इधर होने का फायदा यह है कि होता है जिसके अनेक फायदा है, कितना डिग्री देखता है, 360 डिग्री, एक जगह बैठे हुए पूरा देख लेता है। पक्षी देखना पर शरीर पर भी देख लेता है, पैर पर दाएं बाएं चारों तरफ देख लेता है 360 डिग्री तक। शिकारी जानवरों को शिकार करने में मदद मिलता है, शिकारी जानवरों को शिकार करने में मदद मिलता है, किसके वजह से, आंख की वजह से नहीं, विपरीत आंख होने की वजह से, क्योंकि 360 डिग्री दिखता है। जानवर शिकारियों से क्या करता है, बचता है। अगर जो आप जो है जानवर को मारने जा रहे हैं, पक्षी को मारने जा रहे हैं, तो 180 डिग्री है, कोई एंगल से आप जाइएगा तो आपको देख लेगा, लेकिन हमने केवल आगे तो कोई पीछे से थपिया देता है, पेश आया मार दिया, कार्य कुछ कर देता है।
लेकिन पीछे रहता था हाँ हाँ इन्हें का रखिए मार दे इन्हें का नहीं देख लेते, लेकिन ये सब चीजें नहीं होता। ठीक है, नेत्रदान करने में केवल कॉर्निया को ही दान किया, जैसे नेत्रदान महादान, नेत्रदान में कुछ क्या आता है, कॉर्निया का दान क्या आता है, जिसे मृत्यु के पश्चात कितना घंटे के अंदर निकालेगा, 4 से 6 घंटे के भीतर निकाल लेना चाहिए। ठीक है, कौन कर सकता है नेत्रदान, कौन कर सकता है, तो नेत्रदान करने के लिए कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। अब 18 वर्ष केवल उम्र होना चाहिए, आप लड़की है कि लड़का है, बुढ़ा है कि बूढ़ी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग की पुल्लिंग कौची है, इससे मतलब नहीं है, उम्र होना चाहिए कितना, 18 वर्ष। साथ में मोतियाबिंद से ग्रसित व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकता है। मोतियाबिंद एक संक्रामक बीमारी नहीं है, इसलिए एकरा से ग्रसित व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। मधुमेह जिसको डायबिटीज बोलते हैं, रक्तचाप जिसको हाइपर टेंशन कहते हैं, या दमा जिसको अस्थमा कहते हैं, वो सब व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकता है, क्योंकि सभी को संक्रामक बीमारी नहीं है। ठीक है, नहीं कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, तो एड्स जगह पकड़ने हैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो संक्रामक बीमारी है, वो कर वाला बीमारी उसमें चला जाएगा। हेपेटाइटिस या हेपेटाइटिस भी कई प्रकार के, जैसे ए बी सी भी होते हैं, या जल भीति जिसको रेबिस कहते हैं, कुत्ता काटने पर क्या होता है, रेबिस। ये हैजा धनु स्तंभ जिसको कटने छटने पर क्या होता है, धनु स्तंभ जिसको बोलते हैं टेटनस, क्या बोलते हैं, टेटनस। या मस्तिष्क शोध जिसको मानसिक बीमारी है, पागल है, वो सब नेत्रदान नहीं कर सकता। अरे तो ओकरा डाल दे ओकरा में तो पगला जाएगा, वो खराब हो जाएगा, तो ठीक के जगह पर आप खराब हो जाएगा, तो वो नेत्रदान नहीं कर सकता है। उसके बाद ये देखिए हम लोग का प्रकृति के द्वारा दिया गया एक बहुत सुंदर सा आंख है ना, ऐसे सब क्या है ना, ऐसने है, अच्छा तोरी का करिया है, अच्छा करिया के बात कर रहा है, हाँ तो ये अलग अलग रंग के भी पाया जाता है, तो इनका करिया से इनका फुअर है, बड़ा तकलीफ है कि इनका करिया है। ये देखो नेत्र के ये बाहर वाला हिस्सा है, ये बाहर वाला हिस्सा है, और ये अंदर वाला हिस्सा है। अब अंदर वाले हिस्से में देखेंगे तो पहले देख लो कैसे कैसे होता है। तो सबसे आगे एक कौन आता है, सबसे आगे जो है कोची रहता है, कॉर्निया, सबसे आगे कोची है, कॉर्निया, सबसे आगे एकदम रहेगा कॉर्निया, सबसे आगे आपका कॉर्निया रहता है, सबसे आगे कुछ रहता है कॉर्निया। कॉर्निया के बाद जो रहता है ना, ये खाली जगह जिसको इंटीरियर चेम्बर के नाम से जानते हैं, इंटीरियर चेम्बर, एक में भरा रहता है पानी जिसको एच के नाम से जानते हैं, कोची के नाम से, एच, जिसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं, और एकरे से बनता है कोची, आंसू, तो एकरे में से आंसू बहता है, और आंसू के थैला लड़कों की तुलना में लड़कियों में ज्यादा होता है, इसीलिए कुछ बात पर जो है भे करके जो है बात होता है। ठीक है, ये ज्यादा होता है। उसके बाद ये जो रंगीन चीजें दिख रहा है, ये छोटा सा जो छिद्र दिख रहा है, यही कोची है, पुतली, ये कोची है, पुतली, ये पुतली है। पुतली का काम क्या है, अधिक प्रकाश पड़ेगा तो सिकुड़ जाएगा, कम प्रकाश पड़ेगा तो हट जाएगा, ये पुतली का काम है। उसके बाद ये जो सफेद दिख रहा है, यही है कोची, लेंस, और किस चीज का बना हुआ है, प्रोटीन का, किसी का बना हुआ, प्रोटीन का। और ये जो चीजें दिख रहा है ये वाला, इसी को कहते हैं कोची, आइरिस, और यही जो है नीला और भूरा यही पाया जाता है, नीला भूरा काला यही पाया जाता है, यानी मानव का जो रंगीन भाग है वो कोची है, आइरिस ही है। ठीक है, उसके बाद अगर जो बात करें तो ये सब सिलियरी मांसपेशियां है जो लेंस को काटे हुए है, पकड़े हुए है, और ये जो है दृढ़ पटल है जिसको स्क्लेरा के नाम से जानते हैं, दृढ़ पटल, ये वाला उजले वाले भाग आके किनारे वाला भाग को क्या कहते हैं, दृढ़ पटल, यह आंख के मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, जैसे बाहरी झटका उटका लगने से क्या करता है, बचाता है, लेकिन उसको टच करके देख रहा था मजबूत काड़ा महसूस होगा, तो ये दृढ़ पटल है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर सिलियरी मांसपेशियां जो है, सिलियरी बॉडी इसको पकड़ के रखे हुए है। ठीक है, और एक आँखिया में जो बीच रहता है ना, वो VH रहता है, कुछ रहता है VH, जिसको विक्ट्रस ह्यूमर या विक्ट्रस बॉडी के नाम से जानते हैं, और यह एक पारदर्शी गाढ़ा कुछ होता है, द्रव होता है, आंख फुटने पर देख रहा है कि टपकित रहता है, तो टपकता है कर अंदर वाला ही, और ये भरा हुआ है, जवानी में भरा रहता है, इसीलिए आंख एकदम खुला हुआ लगता है, सुंदर लगता है, लेकिन बुढ़ापे में ये वाला कम जाता है, तो बिल्कुल 50 से अंदर घुस जाता है, देख लेगा तो आदमी देखिए कि बेहोश हो जाता है। ठीक है, तो ये BH की वजह से होता है। ठीक है, BH की वजह से। और ये जो लाल वाले भाग है, ये लाल वाले भाग को कोराइड कहते हैं, लाल वाले भाग को क्या कहते हैं, कोराइड। कोराइड का काम है प्रकाश के परावर्तन होने से रोकना।
है ना, इसीलिए मानव का आंख चमकता नहीं है। उसके बाद जो पीला वाला भाग दिख रहा है कौन सी है, रेटिना है। और ये जो गड्ढा जो है इसको बोलते हैं मेकुला, जिसको पित्त बिंदु के नाम से भी जानते हैं। कौन बिंदु के नाम से? सबसे ज्यादा सुंदर तस्वीर यहीं पर बनता है, सबसे अच्छा तस्वीर यहीं पर बनता है। कभी देख रहा कि फोटो खींच रहा है, एकदम अखिया में जो है एक अखिया जाप के एक अखिया एकदम जो आंख मार मार के उसको मिलावित रहता है, तो आंख हमारी जो आंख मारित रहता है नहीं, वो जो तस्वीर बन रहा है ना उसको खींच के लाता है केकरा पास, मेकुला पास। और मेकुला पास ले आने का ना एकदम बिना नहाइले फेयर लवली से चमकता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये मेकुला पर चमकीला प्रतीत होता है, इसीलिए यहाँ पे लगता है, ठीक है। उसके बाद ये सब बात करेंगे, तो ये नर्वस सिस्टम है, इसी से हमारे दिमाग को पहुंचता है। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। लेकिन कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। लेकिन तंत्रिका तंतु का कमाल है, तंत्रिका तंतु का कमाल है कि उल्टे प्रतिबिंब को भी क्या दिखाता है? आप सभी का तस्वीर हमारे अंदर उल्टा बन रहा है, सभी का पैर ऊपर मुंडी नीचे है, लेकिन हमारे मस्तिष्क का कमाल है कि नहीं सीधा बना के दिखा रहा, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान रखोगे। उसके बाद इससे समान बहुत अच्छे अच्छे सवाल किए जाते हैं, जैसे पूछेगा कि समान नेत्र 15 सेंटीमीटर से कम रखा हुआ वस्तु को क्यों नहीं देख पाता है, 25 सेंटीमीटर से रखा हुआ क्यों नहीं देख पाता है? तो 25 सेंटीमीटर से अंदर ले आएंगे ना किसी वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब उसके वस्तु से आता हुआ प्रकाश का फोकस बेहतर तरीका से रेटिना पर नहीं हो पाता है। यानी सारी के सारे प्रकाश की किरणें बेहतर जो है क्वालिटी के साथ हमारे रेटिना पर फोकसित नहीं हो पाता है, और नहीं होने की वजह से यह सही नहीं बनता है। तो कैसे लिखेगा? तो बोलेगा कि समान नेत्र से 25 सेंटीमीटर निकट रखा हुआ वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट नहीं बन पाता है, क्योंकि उससे आने वाली प्रकाश सही ढंग से हमारे रेटिना पर व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं, और जब व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं तो उसका प्रतिबिंब सही नहीं बनता है। इसको याद रखना। तारे टिमटिमाते हैं क्यों? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। याद रखना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखता है? लाल। कैसा दिखता है? किसके वजह से? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होने की वजह से। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होने की वजह से ज्यादा दूरी तय करने का काम कौन करता है? लाल। लेकिन बाकी सब उधर ही बिखर जाता है, इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज कैसा दिखता है? लाल दिखता है। उसके बाद किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा क्या दिखता है? काला। काला क्यों दिखता है? क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है। और जब वायुमंडल नहीं है तो परिकिरणन नहीं हो रहा। रंग बिरंग तो तब होंगे ना जब परिकिरणन होगा, परिकिरणन नहीं होगा तो कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अगला हम लोग चल रहे थे, मानव नेत्र से संबंधित ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, कहाँ पर बनाता है? कहाँ बनाता है? रेटिना पर। कहाँ बनाता है? रेटिना पर, ठीक है। अगला हम लोग देख ले आगे, तो आगे लिखे मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो प्रोटीन के बना हुआ उत्तल लेंस, प्रोटीन के बना हुआ उत्तल लेंस। अगला देखे, नेत्रदान के समय कौन सी दान किया जाता है? कॉर्निया को दान किया जाता है। अगला देख ले, किस दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? लाल का सबसे ज्यादा होता है। अगला हम लोग देख ले, समान दृष्टि में न्यूनतम दूरी कितना होता है? और कम से कम 25 और ज्यादा से ज्यादा अनंत। ज्यादा से ज्यादा तो हम लोग जो है देख ले रहे हैं कि तारा को भी देख रहे हैं, और तारा किसी के छत्ता पर है? अनंत पर है, ठीक है। ये चीज है। अगला हम देखे, चंद्रमा पर खड़ा व्यक्ति को पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? ऐसा दिखता है? नीला। किसके वजह से? पानी की वजह से, क्योंकि पृथ्वी पर 75 हिस्सा में कौन है? पानी है। पानी नीला नीला है ना, पानी वाला डांस पर वो गाना आया था, है ना। दूरदृष्टि दोष का निवारण किया जाता है किसके द्वारा? दूरदृष्टि, दूर 2 अक्षर की बीमारी 3 अक्षर के इलाज, 2 अक्षर की बीमारी 3 अक्षर के इलाज। देखो जी, अवतल उत्तल, लेकिन उत्तल ना दल को है, उत्तल के बोले कौन सी? अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी। कह रहे हो? अभिसारी, ये ठीक है। आगे, खतरे का संकेत बना होता है लाल रंग के, क्या है? तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। आपसे पूछिए खतरा, अभी तो था खतरा का संकेत लाल रंग के क्यों? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा। तारे टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का
अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से तारे टिमटिमाता है। निम्न में से दृष्टि दोष है, कौन दृष्टि दोष? निम्न में से दृष्टि दोष है तो निकट दूर जरा सब तो दृष्टि दोष है। ठीक है, आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। करंट में चला है, बहुत जो है जल्दी करंट में लोग पहुंच गए। आवेश, अब आवेश के क्या होता है? तो आवेश किसी वस्तु का आंतरिक गुण है जिसके कारण वस्तु पर विद्युत बल आरोपित करता है। यानी एकरा में आवेश है कि नहीं, जब इसके नजदीक हम कोई दूसरे बॉडी को लाएंगे तो उस पर बल लगाएगा, और अगर जो बल लगा रहा है तो हम समझेंगे कि आवेश है, और नहीं लगा रहा तो आवेश नहीं है। उसके बाद आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला कौन? धन आवेश, पहला कौन? धन आवेश, और दूसरा कौन? ऋण आवेश। तो दूसरा ऋण आवेश और पहला धन आवेश। ऋण आवेश, धन आवेश, ऋण आवेश, धन आवेश, आवेश दो प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें, अब जो है उसके बाद हम लोग बात करेंगे विद्युत धारा का। तो विद्युत धारा किसको कहते हैं? तो आवेशों के प्रवाह के दर को, आवेशों के प्रवाह के दर को धारा कहते हैं। विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है? विद्युत धारा बराबर आवेश बटे, आवेश बटे समय, आवेश बटे समय, आवेश बटे समय। विद्युत धारा को आई से दर्शाते हैं, आवेश को क्यू से और समय को टी से। आई बराबर क्यू बटे, यदि इसका एसआई मात्रक निकाले, क्या निकाले? एसआई मात्रक, तो बताइए आवेश का कूलम, समय का सेकेंड, कूलम प्रति सेकेंड, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एम्पियर, या इसी को क्या बोलते हैं? एम्पियर। इसी को क्या बोलते हैं? एम्पियर। बात समझ आया? इसी को एम्पियर बोलते हैं। उसके बाद प्रतिरोध के क्या कहते हैं? तो प्रतिरोध कहते हैं कि जैसे ही तार है, ये तार है, ये तार हुआ और ये तार से करंट हम प्रवाहित कर रहे हैं, तो ये जो है बहुत सारे परमाणुओं का मिलने से बना हुआ है, बहुत सारे परमाणुओं के मिलने से बना हुआ है। तो जब यहाँ से करंट जब गुजरेगा ना, तो ये चालक के जो परमाणु है इसको गुजरने का क्या करता है? विरोध करता है, रोकता है। और रोकने के गुण को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध। रोकने के गुण को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध। और प्रतिरोध की बात हुआ है तो सबसे कम प्रतिरोध केकर होता है? चांदी का। सबसे कम प्रतिरोध केकर होता है? चांदी का। यह इसको ऐसे ही पूछता है कि सर्वश्रेष्ठ चालक कौन है? तो चांदी। इस बात को याद रखना। उसके बाद अब प्रतिरोध को हम लोग सरियाते हैं कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। तो यदि श्रेणी क्रम में सरियाएंगे तो श्रेणी क्रम में ऐसे होता है कि सीधा सीधा सरिया दीजिए, सीधा सीधा। ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया क्या? R3। और इसमें समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो हो जाता है कौन सी? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितना जोड़ना है जोड़ लीजिए। तो लगातार जोड़ते हैं तो कौन क्रम में होता है? श्रेणी क्रम में। ठीक है, और इसके में याद रखना कि समान मान के, समान मान के अगर जो n प्रतिरोध को, n मतलब कोई नंबर, n प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, किस क्रम में जोड़ा जाए? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो समतुल्य धारित, समतुल्य प्रतिरोध क्या आएगा? तो टोटल प्रतिरोध कितना? तो प्रतिरोध तो R से दर्शाएंगे, श्रेणी को इंग्लिश में सीरीज बोलते हैं। तो RS बराबर होता है n गुना क्या? R, n गुना क्या? R। तो गुना में होता है कोची में? श्रेणी क्रम में। और जब कहेगा कि 50 गो 60 गो प्रतिरोध जोड़े हैं तो ऐसे जोड़ना, और 2-4 गो रहेगा तो ऐसे जोड़ना, समान रहेगा तो ये समान में ये। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। उसके बाद समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में कुछ होता है कि एक अलग होता है, एक अलग होता है, एक अलग होता है, और सभी के एक जगह पर मुंह मिला के ऐड देते हैं, है ना, और जोड़ के यहाँ से वोल्टेज हम दे दिए। तो ये कौन क्रम में आता है? समांतर क्रम। और समांतर क्रम का व्यंजक क्या होता है? 1/R1, 1/R2, 1/ क्या? R3। ये होता है कौन क्रम? समांतर क्रम। लेकिन समान मान की बात करें तो समान मान का n प्रतिरोध, कितना प्रतिरोध? n मतलब कोई नंबर, n प्रतिरोध होने पर, n प्रतिरोध होने पर, n प्रतिरोध होने पर क्या हो जाएगा? तो n प्रतिरोध होने पर R मतलब प्रतिरोध और समांतर मतलब पैरेलल। तो समांतर का होता है कौन चीज? तो R/n, R/ क्या? n, R/n, R/n। तो R/n करेंगे समांतर क्रम, अब R गुना n करेंगे कौन क्रम? श्रेणी क्रम। इसी को याद रखना। अगला बात करें तो समांतर क्रम, और आगे हम लोग बात करें तो एमीटर, एमीटर से क्या मापते हैं? धारा। एमीटर से क्या मापते हैं? धारा।
और एमीटर को जोड़ते हैं कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, है ना। अब प्रतिरोध इसका कैसा होता है? तो प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध क्या होता है? कम। और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श एमीटर का आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना है? ध्यान दो, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना? 0। प्रतिरोध इसका क्या होता है? कम होता है। जोड़ते हैं कौन क्रम में? मापते कौन सी है? और वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर से मापते क्या है? विभवांतर। क्या मापते हैं? विभवांतर। जोड़ते हैं कौन क्रम में? समांतर क्रम में। कौन क्रम में? अब प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध उच्च होता है, मतलब ज्यादा होता है। और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श वोल्टमीटर का आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना? तो अनंत होता है। याद रखना, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध। अब आदर्श मीटर का वोल्टमीटर को कैसे जोड़ेंगे? समांतर में। और इसको कैसे जोड़ेंगे? श्रेणी में। ठीक है। और वोल्टमीटर से क्या मापते हैं? वोल्टमीटर से क्या मापते हैं? और एमीटर से क्या मापते हैं? इसको याद रखोगे। अगला, आगे हम लोग चले ओम का नियम। और ओम का नियम क्या बोला है? तो ओम का नियम है किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच के वोल्टेज के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसी बीच के वोल्टेज को विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर। और हम लोग पढ़े थे कि भी समानुपाती क्या होता है? आई। और भी बराबर कुछ आई आर। लेकिन एक कंडीशन है कि बशर्ते तापमान और अन्य चीजें क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। इसीलिए नियम में लिखाए थे कि नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा का मान विभवांतर के क्या होता है? समानुपाती होता है। और भी समानुपाती क्या होता है? आई। भी बराबर क्या होता है? आई आर। एकदम एग्जामिनेशन में इसको याद रखना। याद न रहे तो बताए थे कि भी मतलब समझ आना कि एगो ठोंगा और उन्हें से बोलाना कि आइए यार, और उठा के खाइए यार, है ना। एकदम याद रखना, भी बराबर आई आर। इसी को उलट पलट के भी देता है कि भी बराबर आई आर के जगह पे उलट देगा, बोल देगा कि आप बताइए कि आई बराबर भी बटे आर ओम का नियम है कि ना? है। वही बात तो है। तो बोल देगा कि आर बराबर भी बटे आई ओम का नियम है कि ना? है। तो कैसे उलट पलट देवे? भी बराबर आई आर होना चाहिए। ठीक है। आगे 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 हम लोग जानेंगे विद्युतीय शक्ति के बारे में। किसके बारे में? विद्युतीय शक्ति। विद्युतीय शक्ति को सही से सुनोगे क्योंकि इससे बहुत ज्यादा सवाल करता है। ठीक है। और एग्जामिनेशन का दुलरुआ सवाल है। तो विद्युतीय शक्ति का फॉर्मूला या विद्युतीय शक्ति क्या कहते हैं? तो किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा कार्य करने की दर को, किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा कार्य करने की दर को, किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा कार्य करने की दर को विद्युतीय शक्ति कहते हैं। अब विद्युतीय शक्ति को हम लोग लिखते हैं ऐसे कि विद्युतीय शक्ति बराबर क्या जी? कार्य बटे समय। कार्य बटे समय। विद्युतीय शक्ति को दर्शाते हैं किससे? T से। P बराबर W बटे P और W बटे T। यदि इसका एसआई मात्रक चले, समझे बबुआ? एसआई मात्रक है, गप नहीं करो। एसआई मात्रक चले तो एसआई मात्रक बताओ, इसका क्या होगा? जूल। और इसका क्या होगा? जूल प्रति सेकंड, या इसी का नाम क्या है? वाट। इसी का नाम क्या है? वाट। इसी का नाम वाट। ठीक है। विशेष स्थिति में याद रखना कि P बराबर W बटे T तो होवे करता है, आई आर भी होता है, आई स्क्वायर आर, भी आई भी होता है, या भी बटे आर भी होता है। इस चीज को दिमाग पर एकदम सेट रखना, एग्जामिनेशन में पक्का रहता है। तो ऐसे बोल देगा कौन विद्युतीय शक्ति को निरूपित नहीं कर रहा है? तो विद्युतीय शक्ति को निरूपित नहीं कर रहा है, चेक करना है कि एकरा में से जो ना है वही विद्युतीय शक्ति को निरूपित नहीं कर रहा है। अरे तो जो एकरा में है विद्युतीय शक्ति को निरूपित कर रहा है। तो P बराबर W बटे आई स्क्वायर या भी आई या कुछ भी स्क्वायर बाई आर। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है। ये और यदि इसमें और थोड़ा सा हम लोग बात करें तो विद्युतीय शक्ति का तो मात्रक वाट होता ही है। ठीक है। लेकिन बिजली विभाग वाले जो हम लोग से एनर्जी बिल लेता है वो कौन में लेता है? KWH में। किस में लेता है? KWH में।
और कहता है कि एक केवी का मशीन 1 घंटा चलाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 यूनिट बोलेंगे। कितना यूनिट? 1 यूनिट। और इसी को जब तोड़ते हैं तो 1 kWh का मान कितना होता है? जैसा कि अभी आया था 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल आता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन में डाल देता है कि kWh किसका मात्रक है? kWh किसका मात्रक है? विद्युतीय शक्ति का कि ऊर्जा का? ठीक है, तो kWh शक्ति का मात्रक नहीं है, ये किसका मात्रक है? ऊर्जा का। किसका मात्रक है? ऊर्जा का। ऊर्जा का मात्रक कुछ है kWh। तो आप बोल रहे हैं कि kW किसका मात्रक है? तो kW बोलेगा तो kW किसका मात्रक है? शक्ति का। kW किसका? लेकिन समय लग जाएगा किसका? ऊर्जा का, है ना। इसमें एक दुलरुआ सवाल पूछता है, आज के मशीनों की क्षमता हम लोग वाट में मापते हैं, पहले की मशीनों की क्षमता हम लोग एचपी में मापते थे। किसमें? एचपी में। एचपी का मतलब हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर में कितने होते हैं? तो 746 वाट। 746 वाट। इतना पर आपके सवाल बन जाएंगे, है ना। इतने सवाल इस तरह से पूछता है, इसको ध्यान रखना। तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे इलेक्ट्रिक बल्ब बना हुआ है। इस बल्ब को सबको देखा होगा। इस बल्ब को बात करें तो बल्ब के जो ऊपर वाला जो है वो है ग्लास है, एक अंदर जो है वो ग्लास फिलिंग है। ग्लास फिलिंग है मतलब इसके अंदर गैस भरा हुआ है। कैसा गैस? अक्रिय गैस। कैसा गैस? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस इसमें डाला गया है। और ये जो बना हुआ दिख रहा है ये कौन है? टंगस्टन फिलामेंट है। टंगस्टन फिलामेंट है। और ये कौन है? अगर सपोर्ट होल्डिंग कर रहा है। और ये क्या है? लेड वायर है, मतलब कांच के ही बना हुआ पतला डंडी होता है जिसमें वो बंधाइल रहता है। ठीक है, और ये क्या है? डमेट वायर है, एकरा में जो है तीनों वायर वहां पे है। और ये क्या है? स्टीम है, मतलब इसको खड़ा करके रखने का काम कर रहा है। और ये कौन है? कैप है, यही जाकर ओकरा में कसाएगा। तो ये वो प्लस यहाँ टच हो जाएगा और माइनस से टच होता है। माइनस से प्लस या लाइन वहां चल गया, बल्ब जो है झकाझक फकाफक जलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद टंगस्टन के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना कि टंगस्टन जो होता है ना, ये टंगस्टन जो टंगस्टन लगा रहता है उसके गलनांक बहुत ज्यादा होता है। गलनांक बहुत, और कितना? तो 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 3000 डिग्री सेल्सियस तक इसकी गलनांक होती है, इसको याद रखना। उसके बाद है इलेक्ट्रिक हीटर। ये वाला को देखा होगा हीटर को। हीटर में ऐसे ऐसे कॉइल रहते हैं और निचले ऊपर लगा रहता है कौची? माइका। माइका मतलब कौची? अबरक। माइका मतलब कौची? अबरक। अबरक के प्लेट रहता है। अबरक के प्लेट कौची है? तो उष्मा का सुचालक होता है। उष्मा का, जब ये गर्म होता है तो करंट को रोक लेता है और गर्मी को भेज देता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा है हीटिंग एलिमेंट्स स्पेशल स्टेनलेस स्टील का कॉइल लगा रहता है। ये वाला, ये जो कोयलवा लगा रहता है ना, ये किसी का बना हुआ है? स्टेनलेस स्टील का। और ये कुछ लगल है माइका और जौची, ये चीज है। ठीक है, उसके बाद याद रखना कि विद्युत हीटर में जो तार लगे रहते हैं, तार, वो तार किसी का लगा रहता है? तो निकेल और क्रोमियम का। और निकेल और क्रोमियम मतलब कुछ नाइक्रोम के तार लगे रहते हैं। किस का? नाइक्रोम का। नाइक्रोम के तार लगे रहते हैं, इसी को ध्यान रखना। उसके बाद अगला इलेक्ट्रिक फ्यूज। फ्यूज में देख रहा हूं कि ये फ्यूज है। ये देखो, इसने यहाँ पर हम फ्यूज बनाए हैं। इसमें क्या है? देखो पतला वायर है जो कोची है, फ्यूज वायर कहलाता है। फ्यूज ऐसा भी रहता है, ऐसा भी रहता है, ऐसा भी रहता है। मशीनों में ऐसा ही रहता है। ठीक है, और फ्यूज का काम क्या है? तो इलेक्ट्रिक फ्यूज एक महत्वपूर्ण स्व बलिदान करने वाला सुरक्षा उपकरण है। स्व बलिदान करने वाला, ये अपने जल जाता है लेकिन उपकरण को बचा लेता है। तो जो है उपकरण है जो अत्यधिक करंट, ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट होने से होने वाले नुकसान से विद्युत परिपथों की क्या करता है? रक्षा करता है। रक्षा मतलब बचाता है ना। इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इसकी गलनांक कौन सी होती है? कम होती है। गलनांक कम। याद रखना, फ्यूज का गलनांक निम्न होता है, तभी तो ज्यादा टेम्परेचर होने पर उगल जाता है ताकि बचता है। ठीक है, अरे तो एक ज्यादा लग जाए तो सब घर वाला जलेगा के बाद भी जलेगा, तो काम गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, सुरक्षित स्तर से करंट होने पर पिघल जाती है ना। परिपथ टूट जाता है और आग लगने से उपकरणों के नुकसान होने से क्या करता है? बचाता है। इसी का नाम कुछ है? फ्यूज है, याद रखना।
उसके बाद अति भारण क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरलोडिंग, और शॉर्ट सर्किट क्या है, जिसका नाम है लघु पतन। ये चीजें हम लिखवाए थे। उसमें एक बार यहाँ पे लिखे हैं कि विद्युत परिपथ में बहुत ऐसे उपकरण जुड़े रहते हैं जिसकी शक्ति काफी अधिक होती है। हम एगो वायर लाए और ढेर सारा उपकरण को जोड़ दिए, और जितना उपकरण करंट खोजा उतना अगर क्षमता है नहीं है, ज्यादा लेंगे तो क्या करेगा, टूट जाएगा। यही कब कहलाएगा, ओवर लोडिंग। यहाँ पे लिखा अधिक होती है, जैसे विद्युत स्त्री, वाटर हीटर आदि। जब कभी एक ही समय में उन सभी उपकरणों से धारा प्रवाहित की जाती है तो परिपथ में आवश्यकता से ज्यादा धारा खींचने लगती है। ज्यादा अर्थात उपकरण की कुल शक्ति इस स्वीकृत सीमा से बढ़ जाती है, यानी जितना तार की क्षमता है थोड़ा सा ज्यादा। अब ले लो है 5 रुपये वाला बॉल और जोड़ दो हीटर, तो चले जोड़ा से नहीं, क्योंकि उसकी उतनी क्षमता नहीं है। जहां धारा खींचेगा वो गल जाएगा, टूट जाएगा। और यही घटना को बोलते हैं कुछ ओवरलोडिंग, कि ज्यादा लोड कर देना ओवरलोडिंग कहलाना। ठीक है। और एक होता है लघु पतन, शॉर्ट सर्किट। कि शॉर्ट सर्किट होता है कि जब कभी जीवित तार, जीवित मतलब कुछ गर्म तार, एवं उदासीन तार, उदासीन तार मतलब कुछ। और हम लोग ऑब्जेक्टिव बना रहे थे तो उसमें मिला था कि ठंडा तार का कलर कैसा होता है, तो ठंडा तार का कलर काला, और जीवित तार का कलर कैसा होता है, लाल होता है। कैसा होता है, लाल होता है। जब ठंडा तार और गर्म तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, फलस्वरूप उससे होकर गुजरने वाली धारा का मान बढ़ जाता है। धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। यह घटना लघु पतन कहलाता है। यह घटना लघु पतन कहलाता है। उपयुक्त दोनों ही घटनाओं के फलस्वरूप परिपथ से जुड़े उपकरण बहुत ही गर्म होकर क्या होता है, खराब होता है। तो दोनों से खराबे होता है, दोनों से खराबे होता है। लेकिन ये दोनों से बचाना, क्षमता से ज्यादा जोड़ना कुछ कराता है, ओवरलोडिंग। कुछ ओवरलोडिंग। और दोनों तार आपस में टकरा के आग पकड़ लिया, कुछ शॉर्ट सर्किट। इसीलिए गर्म तार ठंडा तार को अलग अलग लाया जाता है। ठीक है। अरे तो लपेटो रहता था, कवर में रहता है, साथ में नहीं रहता। साथ में रहेगा तो दोनों लड़ जाएगा। ठीक है। आगे हम लोग चर्चा करें तो आगे अब हम लोग लास्ट देख रहे हैं जिसका नाम है मैग्नेट। मैग्नेट पर चल रहा है। चुंबक क्या कहते हैं, तो ये चुंबक है, इसको देख सकते हैं। चुंबक हमने यहाँ पे बना रखा, ये चुंबक है। चुंबक का एगो एन ध्रुव है, एगो कुछ एस ध्रुव। लिखा है कि चुंबक क्या है, तो चुंबक एक ऐसा पदार्थ या वस्तु है जो अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, दिखाई नहीं देता है लेकिन बल लगाता है। ठीक है। जिससे लोहे के कील, कोबाल्ट जैसे लौह चुंबकीय पदार्थ उसके में क्या होते हैं, आकर्षित होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव। कौन ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव के क्या कहते हैं, तो जहां पे आकर्षण सबसे ज्यादा होता है। देखो बहुत सारे लोहे के कण था, बहुत सारे लोहे के कण है, ये चारों तरफ लोहा के कण है, लेकिन ये बिछवा में नहीं सट रहा है, लेकिन किनरवा में देखो ज्यादा सट गया, किनरवा में देखो ज्यादा सट गया। तो जहां पे ज्यादा सट रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव। और कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव। क्या इसको ध्रुव को अलग कर सकते हैं, नहीं। ये कटेगा तो फिर एनएसए में बदलेगा। यानी ऐसा चुंबक नहीं बनाया जा सकता जेकर एक ध्रुव है, जब भी बनेगा तो 2 ध्रुव रहेंगे। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है। अगला अगला हम लोग देखें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम, ये बाएं हाथ का नियम। ये देखो यहाँ पे बाएं हाथ का नियम दिया है, कौन, फ्लेमिंग। ये कह रहे हैं कि अंगूठा बताता है कुछ बल की दिशा। ऑब्जेक्टिव में हम लोग को आया था, है ना, कि बल की दिशा कौन बताता है, अंगूठा। और इसको हम लोग बोलते हैं कुछ तर्जनी। क्या बोलते हैं, ये कुछ बधिका, ये कुछ अनामिका, और ये कुछ कनिष्ठ। ठीक है। तो ऐसे करेंगे तो तर्जनी को चित्र दिखाता है चुंबकीय क्षेत्र को, और ये कुछ दर्शाता है मध्यमा धारा की दिशा। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मध्यमा क्या बताता है, तर्जनी क्या बताता है, और हाई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, यही दर्शाता है। ठीक है। वो लाइक या सब्सक्राइब नहीं है। ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब वो दिखाता है। चलो अगला अगला हम लोग वो था, है ना, ये है दाया हाथ का नियम। दाया हाथ के नियम के अनुसार कहा गया है, मैक्सवेल का दाया हाथ का नियम, ये बोला गया है कि यदि किसी तार को ऐसे पकड़ो कि अंगूठा बतावे धारा की दिशा, तब बाकी अंगुली कुछ बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र को। देखो ये करंट बताएगा, ये कुछ बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र बताएगा। और इस पर हम लोग सवाल चल चुके हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बना चुके हैं। ठीक है। केवल बातों को ताजा किया जा रहा है, पढ़ने के लिए साल भर तो पढ़ाई तैयारी करने किया, केवल बता रहे हैं कौन पाठ से किस चीज को याद रखना, ध्यान रखना है, किससे आपके एग्जामिनेशन में सवाल क्रैक करेगा। ठीक है।
तो जितने जल्दी हम लोग करंट से मैग्नेट पहुंचा दिए, यहाँ पहुंचने में साल भर लग गया, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है 1 घंटा में ही हम लोग यहाँ पहुंच गए। चलिए अगला हम लोग चेक करें, तो अगला यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्यावर्ती धारा 2 प्रकार के होता है, प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा। प्रत्यावर्ती धारा के देखेंगे तब मान और दिशा समय के साथ क्या करता है, बदलता है। इसका केवल कुछ बदलता है, मान बदलता है, दिशा नहीं बदलती है, दिशा एक ही दिशा होता है। इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, क्या एसी को आसानी से उत्पन्न कर सकते, बस जनरेटर में हैंडल मारो निकल गया, ठीक है, लेकिन एक बैटरी लाभो फल्ला चिल्ला कितना चीजें लाना पड़ेगा, इसको आसानी से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। इसे आसानी से डीसी में बदला जा सकता है, बस करंट एसी दिया, जो हम लोग का इन्वर्टर है वो बदल दिया कुछ में डीसी में, लेकिन वो एसी से फिर डीसी में बदलने के लिए बड़ा मुश्किल काम करना पड़ता है। तो आसानी से बदला जा सकता है कुछ में डीसी में, इसे एसी में बदलने में काफी कठिनाई होता है, ठीक है। यह डीसी की अपेक्षा अधिक खतरनाक है। ज्यादा खतरनाक कौन है, एसी, कम खतरनाक कौन है, डीसी। यह चालक की सतह पर प्रवाहित होता है, चालक की सतह पर होता है, और ये कुछ होता है चालक के अंदर, चालक के अंदर, ठीक है। साथ में दोनों में ज्यादा दूरी तक किसको भेज सकते हैं, एसी को, डीसी को नहीं। डीसी के यहाँ से घर तक बाहर अगर तो जोड़ दिया जाए तो रस्तिये में खत्म हो जाए, तो घर बंद कर दो, ठीक है, इसी को याद रखना। अगला हम लोग बात करें तो डायनेमो। डायनेमो हम लोग डायनेमो किसको कहते हैं, तो वैसा उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को किससे बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को। और मोटर केकरा कहते हैं, मोटर जो विद्युत ऊर्जा को बदलता है, केकरा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में। तब विद्युत को यांत्रिक में बदलता है कौन, और यांत्रिक को विद्युत में बदलता है कौन, डायनेमो। इसी डायनेमो को हम लोग जनरेटर कहते हैं। ये देखो यहाँ पर हमने बना रखा है, ये देखिए डायनेमो है। डायनेमो का ये वाला सिरा कुछ है, चुंबक है, और बीच में कुछ है, कुंडली है। यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है, यही घूमेगा तो करंट उत्पन्न होगा। पूरी तरीके से व्याख्या करके हमने समझाया था। उसके बाद सब जो कमाल होता है ये कर होता है, ये रिंगवा के कमाल होता है। अगर जो रिंगवा आधा है तो निकालेगा कौची, डीसी, और अगर जो रिंगवा फुल है तो निकालेगा कौची, एसी। जैसे देखो यहाँ पर इसमें बना हुआ हाफ रिंग है, ऐसा रिंग है, तो हाफ है तो कौची निकालेगा, हाफ है तो डीसी निकालेगा, कौची, डीसी। और एकरा में कौची था, फुल था, तो कौची निकालेगा, एसी। तो रिंग और रिंगवा के ऊपर जोड़ा जाता है कौची, कार्बन बरस। ये जो घूमता है तो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन को विक्षेपित करता है, उन्हें भटकाता है, वही बदल जाता है कुछ में, करंट में, ठीक है। तो ये आपका डायनेमो है, ये आपका डीसी जनरेटर है। उसके बाद बनावट क्या होता है, तो डायनेमो में एक नाल शक्ति का एक शक्तिशाली है ना, एक नाल शक्तिशाली चुंबक होता है। ये चुंबक के ध्रुवों के बीच क्षैतिज अक्ष पर क्या होता है, घूर्णन करता है। याद देखो क्षैतिज अक्ष पर क्या करता है, घूमता है, ठीक है, क्षैतिज अक्ष पर घूर्णन कर रहे थे। एक कुंडली होती है जिसे आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर को, आर्मेचर में नर्म लोहे के कई फेरे होते हैं। यहाँ पर देखो हमने इसमें जो है ना तार लपटे हुए रहते हैं, ये वाला में कुछ लपटे रहते हैं तार, ये यही नर्म लोहा का तार लपेटा हुआ रहता है, ठीक है, कहते हैं, जिससे निकलकर पितर के बलय से जुड़ा होता है। एसी डायनेमो का बलय डीसी डायनेमो के बलय के बलयों में क्या होता है, अर्ध बलय। यानी डीसी में कौची होता है, अर्ध बलय, और एसी में क्या होता है, बलय। बलय मतलब रिंग, और रिंग मतलब पूरा, तब पूरा रिंग होता है केकरा में, और डीसी में कुछ होता है, अर्ध बलय जुड़ा होता है, तथा इससे कार्बन बरस जुड़ा होता है, जिससे करंट बाहर निकलता है, ठीक है। आगे हम लोग चले तो सिद्धांत क्या है, तो डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा डायनेमो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। जब आर्मेचर को घुमाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन प्रत्येक क्षण क्या होता है, परिवर्तन होता है। ये वाला एन है, ये वाला कौन है, एस। यहाँ से जो बल रेखा जा रहा था उसको एकदम जो है तड़क भड़क करके तोड़ित रहता है, और यही तोड़ के अलग दिशा में जब भागे लगता है तो वहां से करंट की उत्पत्ति होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसी डीसी में बदलने के लिए कौची का इस्तेमाल करते हैं, दिक परिवर्तक, जिसका नाम है कम्यूटेटर का उपयोग किया जाता है। एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका उपयोग करते हैं, कम्यूटेटर का उपयोग करते हैं, इस चीज को याद रखना, ठीक है। ये देखो बनाए डीसी करंट केवल ऊपर वाला वैल्यू लेता है, और ये बताए सॉरी ये डीसी दोनों ग्राफ डीसी का, ये केवल डीसी का ही है। एसी का ग्राफ ऐसे होता है,
एसी का गर्म ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ देखो एसी का बना हुआ, ये देखिए ऊपर वाला वैल्यू लेता है, नीचे वाला वैल्यू लेता है, ऊपर वाला वैल्यू नीचे, तो दोनों वैल्यू लेता है, इसीलिए कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, जिसे लिखा है कि माना दिशा दोनों बदलता है, ठीक है। तो ये उसके बाद अब हम लोग चलेंगे आखिरी पार्ट जिसका नाम है सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत, इसके लास्ट अध्याय। और इस अध्याय में बात करोगे तो हम लोग वैसे स्रोत के बारे में जान रहे हैं जहां से मिलेगा कौन सी ऊर्जा, जहां से क्या मिलेगा ऊर्जा, तो ऊर्जा कहाँ कहाँ से मिलेगा उस चीज को हम लोग देखेंगे। और यदि ऊर्जा के स्रोत के आधार पर देखें तो स्रोत के आधार पर ऊर्जा स्रोत को कितने भाग में बांटा गया, जिसमें एक होता है नवीकरणीय, एक होता है नवीकरणीय, दोनों पहले भाग में आता है। अरे वो परंपरागत है, वो गैर परंपरागत। अब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या कहते हैं, तो नवीकरणीय लिखता है कि वैसा ऊर्जा के स्रोत, वैसा ऊर्जा के जिसे बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, जो रिन्यूअल होता है, रिन्यूअल, फिर उपयोग किए, आज दिन भर जो है धूपा हम लिए सूरज के प्रकाश के, रात में सुतेंगे, फिर सुबह जगेंगे तो फिर मिलेगा, तो बार बार उपयोग में लाएंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे नवीकरणीय। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, आज हवा कल भी हवा मिलेगा, जल ऊर्जा, ये चीजें, इससे फायदा क्या है, तो प्रदूषण नहीं फैलता, प्रदूषण फैलता है नहीं, आसानी से उपलब्ध है, खाली जगना है, बाकी सूरज देवता जो है वहां से गर्मी बरसा देगा, किला फाका है ना, वहां से मिल जाएगा, है ना। और कब तक इस्तेमाल करेंगे, जब तक संसार रहेगा, संसार रहेगा हम लोग को, संसार खत्म, मतलब खत्म तो हम लेके क्या करेंगे, हम चलेंगे, ज्यादा रह जाएंगे तो भूत पिचास की संख्या ज्यादा, चुड़ैल की संख्या ज्यादा हो जाएगा, पकड़ के घिंच घाच के खत्म हो जाएगा, काम गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला अनवीकरणीय, अनवीकरणीय क्या कहते हैं, जिसे बार बार उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, बार बार उपयोग में नहीं लाया जा, जैसे जीवाश्म ईंधन। अब जीवाश्म ईंधन कोयला पेट्रोल वगैरह हो गया, गाड़ी में कल तेल डलाए थे, आज खत्म हो गया, कहने गया पता नहीं चल रहा है, तो दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते, इसको बोलते हैं कौन सी अनवीकरणीय। एक होता है परंपरागत, परंपरागत हम लोग उसको कहते हैं जिसका उपयोग बड़ा पैमाना पर करते हैं, बड़ा पैमाना पर करते हैं, जिसका उपयोग व्यापक तौर पर किया जाता है, बड़े बड़े चीजों को उपयोग उससे काम करते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, ट्रेन चलाना है, फैक्ट्री चलाना है, ये सब कोयला से पेट्रोल से ही चलेंगे बड़े बड़े, या पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा बड़े बड़े जो है पहाड़ी क्षेत्रों में पवन चक्की चला चला के क्या किया जा रहा है, विद्युत का उत्पादन किया जा रहा था, पवन ऊर्जा, ठीक है। जैव द्रव्यमान ऊर्जा है ना, नाभिकीय विस्फोट करके वहां से एनर्जी को निकाला जा रहा है, तो ये सब कुछ है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है, और जरा छोटे पैमाने पर करेंगे वो कौन है, जैसे सौर ऊर्जा, कौन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा से कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री नहीं चला सकते, आज चलवो करेगा तो दिनों में चलेगा, रात में सुतल रहेगा, ठीक है। तरंग ऊर्जा, तरंग हम बोल रहे हैं जो तरंग है, ध्वनि तरंग है, ऐसा बहुत बड़ा काम हो सकता है, तानी मनी हो सकता है कि लाल घाघरा वाला गाना बज रहा है तो साथ जो हम थिरके लगेगा, लेकिन कितना देर थिरकेंगे, 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा, फिर उसके बाद तो पैरवा कहेगा जी भैया अब जानना, अब सुत है ना, काम घबराएगा। तो ये नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय मतलब कोई विस्फोट करना है, परमाणु बम से उड़ा के एनर्जी लेना है, तो परमाणु बम फोड़ के एनर्जी लेगा, परमाणु बम फोड़ के एनर्जी लेगा तो जहिर तो ऐसे कर देगा, वो से उसी से मर जाएंगे हम, ठीक है। अगला आगे कोयला, कोयला क्या कहते हैं, कोयला कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार के, जिसमें एक का नाम है, एक का नाम, एक का नाम, और एक का नाम सबसे बेहतर कौन, और सबसे खराब, क्यों खराब, तो क्यों खराब इसलिए खराब है ना, लिखे कि पीट सबसे न्यूनतम कोटि का कोयला है, जो पौधे के आंशिक अपघटन से बनता है, पेड़ पौधे दबता है तो पूरा तरीका से वो नहीं अपघटित होता है, तानी मनी बचिए जाता है, इससे बनता है कोची पीट, है ना। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 60% है ना, लगभग 40-60% में पाए जाते हैं, जबकि नमी और बाष्पशील पदार्थ अधिक होते हैं, एक में पानी भी होता है जमा हुआ, जलने के बाद धुआं भी जारी देता है, तो बहुत खतरनाक है, इसलिए इसे निम्न कोटि में रखा गया। ये होता है कैसा, जो भूरे रंग का नरम भुरभुरा होता है,
मुलायम रहेगा, इसको जब पकड़ के मैसेंगे ना तो चूर चूर होगा, है ना, तो चूर चूर हो जाएगा। अधिक धुआं देता है, ऊर्जा कुछ देता है, कम देता है। ऊर्जा कम, धुआं ज्यादा, तो मगरी में जियावे से ज्यादा ही मारिए देगा, इसलिए न्यूनतम कोटि का कोयला। दूसरा बात करें तो दूसरा है लिग्नाइट। लिग्नाइट में कितना होता है, तो लिग्नाइट में लगभग 65 से 70% होता है, 65 से 70%। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी ऊर्जा क्षमता अधिक होती है। मुख्य रूप से बिजली का उत्पादन आज किससे किया जा रहा है, किससे, लिग्नाइट से ही किया जा रहा है। किससे, लिग्नाइट से। ये लिग्नाइट है ना। लिग्नाइट एक निम्न श्रेणी का भूरे रंग का सफेद कोयला है, भूरा कोयला, इसे ब्राउन क्वार्ट्ज के नाम से भी जानते हैं। इसकी क्षमता 65 से 70% होती है। इसके अगर देखो यहाँ पे लिखा हुआ भूरा टाइप का दिख रहा है, ठीक है। अगला हम लोग चले, अगला नाम है कोची, बिटुमिनस। अगला का नाम है कोची, ये देखो बिट्टू पकड़ ले है ना, इधर जो है ग्लव्स पहन के पकड़े हुए हैं, ठीक है। बिटुमिनस में कितना एनर्जी होता है, तो 76 से 86% तक, लगभग 80% तक एनर्जी, 85% तक ग्राम एनर्जी आ जाता है, ठीक है। ये कैसा कैसा होता है, बिटुमिनस एक उच्च गुणवत्ता वाले है और यह मुलायम और अवसादी कोयला है जिसमें लगभग इतना पैसा कार्बन या उच्च ऊर्जा घनत्व होता है। लिग्नाइट उच्च दबाव और ताप से बनता है, यानी बनता किससे है, लिग्नाइट से। लिग्नाइट ही अच्छा श्रेणी में चला जाता है तो बन जाता कुछ बिटुमिनस में, ठीक है। बिजली उत्पादन और इस्पात के लिए यह सबसे आम और प्रमुख ईंधन है। आज हमने को जो भट्ठा पर जो कोयला देखते हैं वो लिग्नाइट रहता है, कुछ रहता है लिग्नाइट, लेकिन बड़े बड़े फैक्ट्री या ट्रेनों में जो काम कर रहे हैं वो कुछ रहता है बिटुमिनस, ठीक है। और सोनार के पास ये रहता है, सोनार के पास ही रहता है। ये इतना कोयला चमकदार होता है, लाइट मार रहा है, ठीक है, तो ये लाइट मार रहा है। हाँ, ये कितना फेर लगे जाए तो गोर होती नहीं है, ये हमारा ऐसा दूर से उजले रहता है, ठीक है। हाँ, एंथ्रासाइट कोयला, जिसे कठोर कोयला भी कहता है, कठोर भी होता है, कोयले का सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सबसे उच्च श्रेणी में आता है ना। यह चमकदार काले रंग का घनत्व का बहुत कम घनत्व का होता है, जिसमें 86 से 98% तक, यानी जलना के बाद खाली ऊर्जा ही देगा, खाली आग ही देगा, ठीक है, तक होती है। यह सबसे कम धुआं देता है, धुआं भी कम देता है और धीरे धीरे जलता है, जलता भी धीरे धीरे, एनर्जी भी ज्यादा, धुआं भी कम। और वो सवारा नहीं, एनर्जी ज्यादा, धुएं दे रहा। एनर्जी मतलब सभी था गर्मी, ठीक है। आग ऊर्जा होता है, उत्पन्न करता है, जिससे यह ऊर्जा उपयोग का सर्वश्रेष्ठ बनाता है। सोनार के पास ये होता है, जगह में सोना चांदी को गला के ढांचा में बदलता है ना, इसी के पास रहता है। जगह से जलाता है तो धुआं नहीं निकलता है, आग खूब निकलता है। आग इतनी बना देता है कि सोना को भी क्या कर दे रहा है, पिघला दे रहा है, यही रहता है, ठीक है। चलो उसके बाद एलपीजी क्या है, तो एलपीजी का पूरा नाम आता है, ध्यान देना, लिक्विड लिखे में आप गलती करेंगे, लिक्विड आप ऐसे लिखेंगे, लिक्विड में डी लिख दोगे, डी नहीं होता है, लिक्विफाइड होता है, लिक्विडफाइड नहीं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, यानी द्रवित कृत पेट्रोलियम गैस है। मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। इसका बोला कि मुख्य अवयव क्या है, तब प्रोपेन और ब्यूटेन है ना होता है। हाइड्रोकार्बन गैसों को उच्च दबाव में द्रव में बदलाता है ना। खाना पकाने की गैस जिसे रसोई गैस या कैनिस्टर गैस के नाम से उसको जानते हैं। थोड़ा बोलेगा एलपीजी को किन नामों से जानते हैं, तो कैनिस्टर गैस जो केन के रूप में रहता है, यह खाना पकाने की गैस है ना, जो घरों में खाना पकाने, हीटिंग, वाहनों में ईंधन और औद्योगिक प्रक्रियाओं में इसका उपयोग किया जाता है। यह स्वच्छ, रंगहीन और गंधहीन होने के कारण सुरक्षित उपयोग के लिए एक गंधक मरकैप्टन मिला दिया जाता है। कहने का मतलब कि इतना ज्वलनशील है कि थोड़ी सी अगर जो असावधानी हुआ तो बहुत बड़ी विस्फोट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। इससे बचने के लिए इसमें इथाइल मरकैप्टन को मिला दिया जाता है, जो एक दुर्गंधित गैस है, जिसका थोड़ी सी लीकेज होने पर, रिसाव होने पर वो अगला को पता चल जाता है, ठीक है, तब ना उसको बंद करेगा। चलो अगला सीएनजी क्या है, तो सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, और यह एक प्राकृतिक गैस है ना। ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ लिखा है कि ईंधन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। किसके रूप में, ईंधन के रूप में। आजकल देखना सीएनजी गाड़ी आ रहा है,
तो गाड़ी में कुछ डाल दे रहा है गैस, और वो गैस से चल रहा है, पेट्रोल डीजल से नहीं चल रहा है। ठीक है, खाद या उर्वरक बनावे, खाद जो खेतों में डालते हैं, इसका उपयोग आज कर रहे हैं केरा में, सीएनजी का ही उपयोग कर रहे हैं। अब विद्युत के उत्पादन में आज जो बिजली का उत्पादन हो रहा है उसमें कुछ हिस्सा उपयोग कर रहे हैं किसका, सीएनजी का। आगे आने वाले समय में इसी का प्रयोग किया जाएगा, ताकि पानी का स्तर धीरे धीरे कमता जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। अगला है जीवाश्म ईंधन के हानि। जीवाश्म ईंधन मतलब कोयला, कोयला, डीजल, पेट्रोल का हानि क्या है? तो ज्यादा उपयोग करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैस उत्पन्न करता है, और गैस होने की वजह से अम्लीय वर्षा होती है, और अम्लीय वर्षा जब होगा तो पेड़ पौधे जीव जंतु सबको क्या होगा, क्षति होगा, इसलिए उसका उपयोग नहीं करेंगे। साथ में कोयला, कोयला का राख, यहाँ पे राख भी हानिकारक होता है। अगर जला दिया राख है और धूल कण में बदल गया, हवा चलेगा, उड़ेगा, श्वास से अंदर प्रवेश करेगा तो हम कहा जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। ये राख भी बेकार है, जीवाश्म ईंधन की सब हानि है। ठीक है, अगला हम लोग चले तो लकड़ी, लकड़ी से भी हमें एनर्जी मिलती है, और चारकोल से भी एनर्जी मिलता है। चारकोल समझता है, लकड़ी जलाने के बाद जो काले कोयला मिलता है उसको क्या कहते हैं, चारकोल। और चारकोल के लोग फेंक देता है, लेकिन चारकोल लकड़ी के तुलना में अच्छा। सवाल आपसे पूछता है कि लकड़ी के तुलना में चारकोल अच्छा क्यों है? तो क्योंकि लकड़ी जब 1 ग्राम जलेगा ना, लकड़ी जब 1 ग्राम तो कितना एनर्जी देगा, 17 किलो जूल, 17 किलो। और जब चारकोल 1 ग्राम जलेगा तो कितना, दोगुना एनर्जी देता है। धुआं भी नहीं देता, धुआं भी नहीं, मकई वगैरह पका भी रहता है तो लकड़ी से पकाता है नहीं, कोयला से। और बस 1.5 किलो 2 किलो कोयला में 2-4 बोरा जो है पका के धर देता है। लेकिन घरे देखना कि उतना मकई को पकाने में बोझा भर के लकड़ी का व्यवस्था करे पड़ेगा नहीं। 4 गो बाल पकाने में तो खूब बड़ा सा डंडल बना के लाते हैं, पका रहे सब जल गया, पकवा नहीं करता। लेकिन उसके पास देखो बस एक ही जो है 2-2.5 किलो कोयला रखे हुए हैं, अब बस ओकरे से मार रहा, ओकरे से दिलेते सारा 1 बोरा तक जो है पका के धर देता है। ठीक है, तो आपसे पूछे कि इसके तुलना में अच्छा ही क्यों है, तो ये प्रति ग्राम कितना एनर्जी देता है, और ये प्रति ग्राम कितना, 33। इस बात को याद रखना। अगला है पवन चक्की, पवन चक्की, और ये हम लोग का लास्ट है पवन चक्की, उसके बाद थोड़ा सा और बचेगा। पवन चक्की, पवन चक्की क्या है? तो पवन चक्की मतलब पवन मतलब हवा, चक्की मतलब घूमने वाला। तो हवा की वजह से चक्की घूम रहा है, और इससे होता है कुछ, तब बिजली का उत्पादन होता है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र जो है, पहाड़ी क्षेत्र में जहां पे बिजली के खंभे नहीं गाड़ सकते हैं, वहां पर कैसी व्यवस्था की जगह गाड़ देते हैं, और यहाँ से बिजली का क्या करता है, उत्पादन, जिससे गांव घर देखो जगमग 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 कर रहा है। ठीक है, तो इससे बिजली का उत्पादन करते हैं। लेकिन बिजली का उत्पादन पवन चक्की तभी करता है जब हवा की रफ्तार कम से कम कितना हो, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल डायरेक्ट रहता है कि पवन चक्की को संचालित करने के लिए हवा की रफ्तार न्यूनतम कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला नाभिकीय संलयन, एक होता है नाभिकीय संलयन, एक होता है नाभिकीय विखंडन। संलयन के क्या कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक परमाणु जुड़कर एक नए प्रकार के परमाणु का निर्माण करता है। 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर एक नए परमाणु का निर्माण करेगा तो क्या कराएगा, संलयन। और एक बड़ा परमाणु टूट के, जैसे देखो यूरेनियम है, यूरेनियम टूट के बेरियम क्रिप्टन में बदल गया, तो वो बड़ा टूट के अलग अलग हिस्सों में बटेगा तो कुछ कहलाएगा विखंडन। अरे वो बड़ा चीज बनेगा छोटे छोटे चीजों से मिलकर तो वो कुछ कहलाएगा संलयन। और संलयन पर आधारित है कौन चीज, तो सूरज तारा ये जो एनर्जी दे रहा है ये सब कौन चीज है, संलयन पर आधारित है। आपसे बोलेगा कि सूरज द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का मुख्य स्रोत या मुख्य क्रिया क्या है, संलयन के विखंडन, संलयन कौन चीज, संलयन। लेकिन बोलेगा कि परमाणु बम, परमाणु बम कौन से, तो परमाणु बम है ना, तो परमाणु बम विखंडन से, संलयन को, और हाइड्रोजन बम कौन से, विखंडन से। ये सब चीजों को याद रखना। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो कभी कभी नाभिकीय संलयन विखंडन में अंतर आता है, तो लिखे हैं कि इसमें 2 हल्के हल्के नाभिक संलयित होकर एक बड़ा भारी नाभिक का निर्माण करता है तो कौन कहलाता है, संलयन। अब भारी नाभिक टूट के हल्के हल्के नाभिकों ने बटेगा, कौन कहलाएगा, विखंडन। नाभिकीय संलयन अत्यधिक ताप देता है ना,
नाभिकीय विखंडन की क्रिया स्वतंत्र रूप से होती है, ये जो है कम ताप देता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन प्रोटॉन द्वारा प्रेरित होता है, यानी जो विस्फोट होता है केकरा से, प्रोटॉन की वजह से, और ये होता है केकरा से, न्यूट्रॉन की वजह से। नाभिकीय संलयन श्रृंखला विक्रिया नहीं है, एक बार बस टूटता है, कहानी होगा खत्म। लेकिन ये जो है नाभिकीय विखंडन, ये टूटता है चेन के रूप में टूटता है, यह एक श्रृंखला विक्रिया है। नाभिकीय संलयन में भाग लेने वाले कण को वेग अति उच्च होता है, ज्यादा गति से जाके टकराता है, लेकिन एकरा में मंद गति से टकरावा जाता है, और गति से, मंद गति से, इस चीज को याद रखना। आखिरी बात, आदर्श ईंधन केकरा कहेंगे? आदर्श ईंधन, आदर्श ईंधन मतलब उत्तम ईंधन। जैसे गैस अच्छा है कि लकड़ी अच्छा है? गैस की लकड़ी, तो बोले कि लकड़ी अच्छा है, लकड़ी अच्छा है, गैस अच्छा है। लकड़ी से घाटा क्या है कि जलाएंगे तो कोयला निकलेगा, धुआं निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस निकालेगा, जो पर्यावरण को क्या करेगा, हानि पहुंचाएगा, प्रदूषित करेगा। लेकिन गैस उसको काम करेगा नहीं, तो अच्छा है। लेकिन कह रहा है कि नहीं, आदर्श गैस का क्या, आदर्श गैस का क्या, आदर्श गैस के क्या गुण होना चाहिए, उपयोग नहीं, आदर्श ईंधन के क्या उपयोग होना चाहिए, यह क्या गुण होना चाहिए? तो आदर्श ईंधन का उपयोग गुण होना चाहिए, सबसे पहला कौची कि यह सस्ता हो, कौची हो, एलपीजी अच्छा है, लेकिन पता चला कि 3000 का सिलेंडर मिल रहा है, तो कोई लावेगा? तो सस्ता होना चाहिए। साथ में यह ऊर्जा अधिक प्रदान करे, ऊर्जा कम जले और ज्यादा एनर्जी देवे, तब तो ठीक है। साथ में इसका परिवहन आसान हो, परिवहन आसान करने का मतलब कि लाने होने में कोई समस्या। अब जैसे एलपीजी सस्ता हो गया है, मिल रहा है सरकारों द्वारा, लेकिन पता चल रहा है कि अरवल जिला में गैस लावे जा रहा है पटना जिला से, पटना जिला को लावे जा रहा है उत्तराखंड से, उत्तराखंड लावे जा रहा है वेस्ट बंगाल से, तो हो गए महीने से झुंझुनने हो जाते। और अगर कहा चला एक दिन भूखी रह, ठीक है, चलो कोयला से फूक फाक के लकड़ी से बना ली, है ना। तो ये परिवहन आसान होना चाहिए, ऊर्जा ज्यादा होना चाहिए, और ये कुछ होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए। साथ में एक और याद रखेगा, हाँ एक और याद रखेगा, एक और क्या, यह आसानी से उपलब्ध हो, कौन से, आसानी से उपलब्ध हो। ये सब जो है आदर्श ईंधन के उपयोग रहेगा, सॉरी गुण रहेगा, क्या रहेगा, गुण। तो क्या यहाँ तक बात समझ आया? एक बार सभी आप जो है इसको देख लेंगे, तो फिर से एक बार जो है यहाँ हो गया मगनिया, अवरी में कर देगा चगनिया, तो बिल्कुल जो है माइंड में सेट हो जाएगा। और एक बार सेट हो गया तो समझो साल भर जो आप पढ़े थे वो 1 घंटा में क्लियर, 1 से 1.5 घंटा में क्लियर, और 3 घंटा में पूरा साइंस जो है क्लियर। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? लास्ट में सुतले ऐसा सिनेमा देखते सुतले एक तरह, है ना, तो बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आज भर हम लोग इतना ही छोड़ते हैं, अगले क्लास से फिर सभी को जो है धन्यवाद।